Golf, Adventures on the Alimentary Canal, इंट्रोडक्शन। डाइजेशन के साइंस को अक्सर पॉपुलर कल्चर और साइंटिफिक सर्कल में नजरअंदाज किया जाता है। ये कुकिंग के आर्ट के पीछे छुप गया है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और दिलचस्प है। ये उतना ही अटेंशन डिजर्व करता है जितना इसमें जाने वाला खाना। शुरुआती बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इंसान के शरीर के ऊपर स्टडी की है, वह डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा चौंक गए थे। उन्होंने इसे वैसे ही एक्सप्लोर किया जैसे पहले जमाने में एक्सप्लोरर कॉन्टिनेंट्स को करते थे। रिसर्चर्स ने ऑर्गन्स को ऐसे नाम दिए जो ज्योग्राफिकल फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे आइल्स ऑफ द पैंक्रियास और इस्मस ऑफ द थायराइड पूर्णविराम। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कनल कहा गया था। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे हम अपने खाने को अपनी जीभ के बजाय नाक से टेस्ट करते हैं। आप सलाइवा यानी लार के बनने और उसका क्या काम होता है, इस बारे में भी सीखेंगे। ज्यादातर कल्चर कीड़े मकोड़ों को गंदा मानते हैं, लेकिन कई कल्चर ऐसे भी हैं जो उन्हें टेस्टी खाने के तौर पर देखते हैं। आप सीखेंगे कि किस तरह की चीजें खाने के लायक हैं। इस बारे में अलग अलग देशों की अपनी अलग राय है। ये समरी उन तरीकों के बारे में भी बताएगी जिसमें खाना मौत का कारण बन सकता है। मरते दम तक खाना हमारे लिए बस एक कहावत ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह कड़वी सच्चाई बनती जा रही है। आप ये भी सीखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी कॉमन कंडीशन मौत का कारण बन सकती है, और असल में वो कॉन्स्टिपेशन ही है जिसने रॉक एंड रोल के किंग की जान ले ली थी। ज्यादातर ह्यूमन हिस्ट्री में साइंटिस्ट ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। उन्होंने इसे दिल या दिमाग की तरह जरूरी नहीं समझा। ये समरी एलिमेंट्री कनेल से जुड़ी साइंटिफिक रिसर्च की हिस्ट्री के बारे में बताएगी। नोज जवाब। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारे टेस्ट का सेंस हमारी जीभ में है, लेकिन जीभ सिर्फ 5 तरह के टेस्ट को सेंस कर सकती है। सच्चाई यह है कि हम 80% से 90% स्वाद को सेंस करने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम अनगिनत तरह की स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारे खाने का मजा हमारे स्मेल करने के सेंस द्वारा कंट्रोल होता है। नाक खाने को रेट्रोनेजल ऑल्फैक्शन प्रोसेस के जरिए टेस्ट करती है। जब आप खाने को अपने मुंह की गर्माहट में चबाते हैं तो उसमें से गैस निकलते हैं, और यह खुशबू से भरी गैस सांस छोड़ते समय आपकी नाक में चली जाती है। सू लंगस्टाफ एक प्रोफेशनल वाइन टेस्टर है। वो कंपनियों और कस्टमर्स को उनकी वाइन में कमी या खामियों का पता लगाने में मदद करती हैं। सू ऐसा करने के लिए खासतौर पर अपनी स्मेल करने की सेंस का इस्तेमाल करती हैं। अगर वाइन में लेदर यानी चमड़े जैसी गंध है तो उसमें ब्रेथनमेसिस नाम का फंगस है। अगर बियर में हॉस्पिटल जैसी स्मेल है तो उसमें क्लोरीनेटेड यानी क्लोरीन मिला हुआ पानी है। सू स्मेल और टेस्ट को लेकर हमसे ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। इसके बजाय उन्होंने खुद को अपने सेंसेस को पहचानने और नाम देने के लिए ट्रेन किया है। सू नॉल नाम के एल यानी बियर या जाओ की शराब के एक ब्रांड को सूंघती हैं। वह दावा करती हैं कि वह चेरी और ब्लैकस्ट्रैप मलस यानी एक तरह का जूस या सिरप को स्मेल कर रही हैं। हमारी स्मेल की सेंस हमारे बाकी सभी सेंसेस से काफी अलग होती है। हम जो देख रहे हैं उसे समझाने के लिए हमारे पास रंग है। हम स्वाद को मीठे, खट्टे और कड़वे के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। हम अपने छूने के सेंस को गर्म, ठंडा, खुरदुरा और चिकना जैसे शब्द इस्तेमाल करके समझा सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास अलग से ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने स्मेल के सेंस को समझा सकें? हमारा ब्रेन हमारे स्मेल करने की ताकत से ज्यादा हमारे देखने की ताकत को इम्पोर्टेंस देता है। ये तब भी अप्लाई होता है जब हम कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए जो बोर्डो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा किया गया है। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को पहले व्हाइट वाइन टेस्ट करने और उसे डिस्क्राइब करने के लिए कहा। फिर उन्होंने चुपके से उस वाइन में बिना टेस्ट वाला लाल रंग मिला दिया। वह कलर की हुई व्हाइट वाइन पार्टिसिपेंट्स को रेड वाइन के रूप में बताई गई। पार्टिसिपेंट्स को वाइन को डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ शब्द दे रखे थे। व्हाइट वाइन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द थे डेलिकेट, एलिगेंट, जेस्टी और क्रिस्प। फिर पार्टिसिपेंट्स को कलर की हुई वाइन को डिस्क्राइब करना था। उन्होंने रेड वाइन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टिपिकल शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे फुल बॉडीड, रिच और फ्रूटी। हमारे टेस्ट करने का सेंस भी काफी अलग हो सकता है। कई डिफेक्ट जो वाइन टेस्टर्स ने पहचाने हैं वह आगे चलकर काफी पॉपुलर बन गए थे। सू ने एग्जाम्पल के लिए कैलिफोर्निया के एक बियर ब्रूअरी ओपन परेंट से शराब बनाने की जगह क्लोज परेंटसिस के बारे में बताया। वह ब्रूअरी अपनी बियर में एक खास तरह का टेस्ट लाने के लिए उसमें एक तरह का बैक्टीरिया डालती है जो बियर को खराब करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे गर्व या घमंड की भावना का असर भी हमारी टेस्ट पर पड़ सकता है।
सू के हिसाब से $500 वाली वाइन क्वालिटी के हिसाब से $10 वाली वाइन से ज्यादा अलग नहीं होती है। पूर्णविराम। इसे साबित करने के लिए वो पॉल वैगनर नाम के एक वाइन टेस्टर की कहानी बताती हैं। वैगनर उनसे मिलने आए मेहमानों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते थे। वो उन्हें अपनी पसंद की 6 वाइन टेस्ट करवाते थे। फिर उन मेहमानों को इस बेसिस पर उन वाइन्स को रैंक देना होता था कि वो टेस्ट में कितने अच्छे हैं। इसमें वैगनर आमतौर पर $10 से कम में बिकने वाली वाइन को भी शामिल करते थे। अक्सर यह वाइन गेस्ट के टॉप 3 रैंक में आती थी और सबसे महंगी वाइन जो $60 से ऊपर की बिकती थी वह रैंक में बहुत नीचे आती थी। सू लंगस्टाफ जैसे वाइन टेस्टर वाइन इंडस्ट्री के लिए यूनिक नहीं है। हर बड़े स्केल में फूड या ड्रिंक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए लोगों को हायर करते हैं। मान लीजिए एक कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी अपने ड्रिंक का एक शुगर फ्री वर्जन बनाती है, तो उसे उस ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए टेस्ट की जरूरत होगी जो ये कंफर्म कर सके कि कंपनी ने अपना पुराना फ्लेवर कायम रखा है या नहीं। क्या इस चीज के लिए इंसानों की जगह मशीन को इस्तेमाल करना मुमकिन है? मशीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि वह सिर्फ केमिकल में फर्क को ही सेंस कर सकते हैं। वह टेस्ट को डिस्क्राइब करके उस रीडिंग को मतलब नहीं दे सकते, इसलिए वाइन टेस्टिंग शायद वह आखिरी जॉब होगी जिसकी जगह कभी कंप्यूटर ले पाएगा। लिव एंड ओपिनियंस। इन्यूट नॉर्थ कनाडा में रहने वाले लोगों का ग्रुप है। उनका खाना कनाडा के आम लोगों से काफी अलग है। इन्यूट लोग शिकार किए हुए जानवर का एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं करते हैं। वह कई आर्कटिक जानवरों के ब्रेन, दिल, लीवर और ब्लड सब खा लेते हैं। इन्यूट लोगों के लिए जानवरों के ऑर्गन्स खाना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आर्कटिक में इतनी ठंड पड़ती है कि इससे इंसान की जान भी जा सकती है। ऐसे मौसम में फल और सब्जियां उगाना नामुमकिन है। जानवरों के ऑर्गन्स उन विटामिन और मिनरल्स से भरे हुए हैं जो हमें आमतौर पर पेड़ पौधे वाले खाने से मिलते हैं। आमतौर पर हम जो जानवरों का मीट खाते हैं वह सिर्फ प्रोटीन और फैट से भरा होता है। मॉस और लाइकन ही वह पेड़ हैं जो आर्कटिक में उगते हैं। उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन इंसान का पेट उन्हें पचा नहीं सकता। लेकिन करिबू जाति के हिरण इसे पचा सकते हैं। इन्यूट लोगों को मॉस और लाइकन के न्यूट्रिएंट्स अपने शिकार किए हुए करिबू के पेट को खाने से मिलता है। लेकिन इन्यूट लोग जानवर के ऑर्गन्स सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं खाते, बल्कि इनमें से ज्यादातर ऑर्गन्स वहाँ डेलिकेसी या स्पेशलिटी डिश माने जाते हैं। आर्कटिक चा नाम की मछली इन्यूट लोगों में काफी पॉपुलर है। उन लोगों के हिसाब से उस मछली का सबसे अच्छा हिस्सा उसकी आंख और उससे जुड़े टिश्यू होते हैं। इन्यूट लोग ऐसा खाना क्यों पसंद करते हैं जिनसे कई लोगों को घृणा आती है? क्या हमारा कल्चर हमारे खाने की पसंद नापसंद को कंट्रोल करता है? इसे टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स के ग्रुप ने अनाथालय के छोटे बच्चों पर एक स्टडी की। छोटे बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम किस चीज को खाना अच्छा या बुरा मानते हैं। रिसर्चर्स ने छोटे बच्चों को 34 अलग अलग तरह का खाना दिया। उन खानों को खास तरीके से बनाया या उसमें फ्लेवर नहीं डाला गया था। उन खानों को बस अच्छी तरह से मैश किया गया था ताकि बच्चे उसे आसानी से खा सके। उनमें से कुछ ऑप्शंस फल, सब्जियां, बीफ और चिकन थे। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में कुछ जानवर के ऑर्गन्स भी थे, जैसे लिवर, किडनी और ब्रेन। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि छोटे बच्चों ने फल सब्जियां खाने से मना कर दिया था। उन्होंने पाइनएप्पल और कुछ तरह की मछली खाने से भी इनकार कर दिया था। बच्चों में थोड़ा बहुत ब्रेन पॉपुलर हुआ। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाली डिश थी बोन मैरो। मैरो जानवरों की हड्डी के अंदर पाया जाने वाला टिश्यू है। यह भी इन्यूट लोगों के बीच में एक पॉपुलर डेलिकेसी है। जानवरों के ऑर्गन के मीट का महत्व सिर्फ तब पता चलता है जब खाने की कमी होती है। ठीक यही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था। यूएसए यूरोप को इतना ज्यादा मीट सप्लाई कर रहा था कि खुद अमेरिकन के लिए इसकी कमी होने लगी थी। लेकिन वहाँ बहुत सारा जानवरों का ऑर्गन अवेलेबल था। यूएसए जानवरों के ऑर्गन को सप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि वह बहुत आसानी से खराब हो जाते थे। अस गवर्नमेंट के लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी थी उन ऑर्गन्स के लिए एक अच्छा नाम ढूंढना। एक रेगुलर अमेरिकन को ऑर्गन या ऑफल जैसे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए अथॉरिटीज ने ऑर्गन्स को वैरायटी मीट्स नाम से रिब्रांड किया। उनकी दूसरी स्ट्रेटजी थी आग के जरिए बच्चों को टारगेट करना। जैसा कि अनाथालय में की गई स्टडी से पता चलता है कि छोटे बच्चे लगभग कुछ भी खा लेते हैं। एक स्टडी के अनुसार 30% छोटे बच्चे एक पूरी तरह से मरे हुए ग्रासहॉपर ओपन क्लोज पेरेंसिस को खाने को तैयार थे। इसे एक दूसरी स्टडी के साथ कंपेयर कीजिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप के ऊपर की गई थी। उन्हें शहद में डूबे हुए सूखे ग्रासहॉपर दिए गए। जापान में यह पॉपुलर और महंगी डेलिकेसी है
लेकिन सिर्फ 12% कॉलेज स्टूडेंट्स उसे ट्राई करने के लिए राजी हुए। अस गवर्नमेंट की कई स्ट्रेटेजी ज्यादातर फेल हुई क्योंकि आखिर में माँ घर में खाना बनाती हैं और वो कभी भी अपने बच्चों को किसी जानवर का ब्रेन खिलाने के लिए राजी नहीं होंगी। कई बार किसी को नया खाना एक्सेप्ट करवाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे वह डिश खिलाना। स्टडीज ने दिखाया है कि कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है उसे रोज खाने से आप उसे पसंद करने लगते हैं। एक और दूसरी स्टडी को देखते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय की गई थी। रिसर्चर्स ने कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप को इवेपोरेटेड यानी सुखाया हुआ दूध ट्राई करने को कहा। ये बिना चीनी मिलाया हुआ कंडेंस्ड यानी गाढ़ा दूध जैसा था। शुरुआत में सिर्फ 14% स्टूडेंट्स को ही ये दूध पसंद आया, लेकिन कॉलेज ऑफिशियल्स में स्टूडेंट्स को अगले महीने के दौरान वह दूध 16 बार और दिया। ये समय पूरा होने के बाद 51% स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें इवेपोरेटेड दूध पसंद है। दूसरा फैक्टर जो लोगों को ऑर्गन खाने से रोकता है वह है उनकी स्टेटस पर पड़ने वाला असर। पूर्ण विराम। शुरू से ही ऑर्गन्स गरीबों और लोअर क्लास के लोगों का खाना रहा है, इसलिए अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग ऑर्गन्स खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 1860 में ब्रिटिश आदमियों के ग्रुप ने बर्क एंड विल्स मिशन के दौरान ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया था। लगभग पूरा ग्रुप भूख और बीमारी के कारण मर गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वह खाना खाने से इनकार कर दिया था जो वहाँ के लोकल लोग खाते थे। 1860 में नेटिव ऑस्ट्रेलियंस कई अलग अलग वैरायटी के मोट यानी एक तरह का कीड़ा खाते थे। मोट में काफी मात्रा में विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक और पोटेशियम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स इंसान के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रिटिश एक्सप्लोरर लोकल लोगों की तरह ये सब चखने को हरगिज तैयार नहीं थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। द लॉन्गेस्ट मील। होरेस फ्लेचर ऐसे आदमी थे जिनमें एफिशिएंसी को लेकर अजीब सा जुनून था। पूर्ण विराम। वो अपनी रिसर्च सबसे पतले कागज पर टाइप करते थे और अक्सर पेज पर बेहद पतली मार्जिन छोड़ते थे। 1913 में उन्होंने कागज के दोनों तरफ टाइप करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके काम को पढ़ पाना बेहद मुश्किल था। अक्सर एक साइड की इंक दूसरी तरफ चली गई थी। फ्लेचर को उनके लिखने की एफिशिएंसी के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उन्हें उनकी दायत की एफिशिएंसी के लिए जाना जाता था। उनका मानना था कि सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें खाने को बहुत अच्छे से चबाना चाहिए। कितने अच्छे से? फ्लेचर के हिसाब से 5 ग्राम प्याज को निगलने से पहले 722 बार चबाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पागलपन है ना? लेकिन उनके समय के लोग ऐसा नहीं सोचते थे। कई प्रेसिडेंट और जनरल चबाने के इस प्रोसेस को फॉलो करते थे, जिसे फ्लेशराइजिंग के नाम से जाना जाता है। कई फेमस ऑथर आर्ट कॉनन डॉयल और हेनरी जेम्स भी फ्लेचर को फॉलो करते थे। फ्लेचर के पॉपुलर होने के पीछे एक कारण उनकी पर्सनैलिटी भी थी। वह अच्छे से बात करने वाले, वेल ड्रेस्ड और दिखने में सुंदर आदमी थे। असल में फ्लेचर की मदद उनके कैरिज्मा से ज्यादा उनके मैसेज ने की थी। उनका मानना था कि इंसान रोज जितना खाता है उससे आधा खाकर भी जिंदा रह सकता है। फ्लेचर ने लिखा कि फ्लेचराइजिंग के जरिए यूएसए हर दिन $5 लाख बचा सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 के शुरुआत में अस गवर्नमेंट के लिए यह बहुत अच्छी सेविंग थी, साथ ही यह लोगों के लिए ज्यादा हेल्दी भी मानी जाती थी। फ्लेचर ना तो डॉक्टर थे, ना साइंटिस्ट और ना ही रिसर्चर, इसलिए उनकी राइटिंग को मेडिकल कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। इसे हैंडल करने के लिए फ्लेचर ने अर्नेस्ट वन समरन नाम के एक होटल डॉक्टर से दोस्ती की। वन समरन के अप्रूवल से फ्लेचर का काम लीगल हो गया था। रसल चितंदन येल यूनिवर्सिटी में रिसर्चर थे। 1904 में उन्होंने फ्लेचर की थ्योरी की सच्चाई चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। चितंदन ने 13 जवान आर्मी ऑफिसर्स को चुना और उन्हें 6 महीने तक फ्लेचराइजिंग को फॉलो करवाया। स्टडी के रिजल्ट के हिसाब से चितंदन ने देखा कि फ्लेचराइजिंग सचमुच काफी असरदार है। ऑफिसर्स को जितनी कैलोरी रेकमेंड की गई थी उन्हें उसका बस 66% की जरूरत थी और उन्हें मिलिट्री में दिए जा रहे प्रोटीन के सिर्फ आधे क्वांटिटी की जरूरत थी। असल में फ्लेचर की बताई गई बातें काम नहीं करते। पेट बिना चबाए हुए खाने से भी पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है। सिर्फ नट्स और कच्चा मीट ही ऐसा खाना है जिसे अच्छे से चबाने से फायदा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सलाइवा यानी लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें खाने को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि खाना एंजाइम के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। लेकिन पैंक्रियास नाम का ऑर्गन भी इन एंजाइम को बनाता है। शायद अच्छे से चबाकर खाने का एक फायदा यह है कि आप इससे कम खाना खाते हैं। जब आप बहुत जल्दी कुछ खाते हैं
तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलने का समय नहीं मिल पाता कि आपका पेट भर गया है, इसलिए अक्सर इंसान जरूरत से ज्यादा खा लेता है। धीरे धीरे चबाकर खाने से आपने जितना खाना खाया है उसे प्रोसेस करने का टाइम आपके ब्रेन को मिल जाता है। स्पिट गेट्स पॉलिश। इंसान के मुंह में दो तरह का सलाइवा यानी लार बनता है, स्टिमुलेटेड लार और अनस्टिमुलेटेड लार ओपन पैरेंथेसिस, स्टिमुलेटेड सलाइवा एंड अनस्टिमुलेटेड सलाइवा क्लोज पैरेंथेसिस। स्टिमुलेटेड लार तब बनता है जब हम कुछ खाते हैं। हम हर रोज एक 4 लीटर लार बनाते हैं, उसमें से 70% से 90% स्टिमुलेटेड लार होता है। आमतौर पर हमें पता है कि जब हम कुछ टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं तब लार बनती है, लेकिन स्टिमुलेटेड लार तब भी बनती है जब हम कुछ चबाते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए लार इकट्ठा करने के मेन मेथड से यह साबित हो जाता है। लोगों को एक रुई चबाने के लिए कहा जाता है। इस तरह रुई दांत से किसी और चीज को लिए बिना लार को सोख लेती है, लेकिन साइंस कहता है कि खाने की स्मेल के कारण लार नहीं बनता है। ये लंदन के किंग्स कॉलेज में रिसर्च द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया है। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को खाना दिखाए बिना उसकी स्मेल पैदा की। खाने की गंध से लार बनने में कोई खास फर्क नहीं आया था। हमारा मुंह ज्यादातर समय लार से भरा होता है। हम इसे सिर्फ तब नोटिस करते हैं जब हम कुछ खाते हैं। हमें खाने में मदद करना लार का इकलौता काम नहीं है। ये उस एसिड को भी न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करता है जो हमारे मुंह में आते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ खट्टा खाते साथ हमारा मुंह लार से भर जाता है? विनेगर, कोला, वाइन और कई ऐसे लिक्विड हैं जिनका पीएच लेवल 2 से 3 के बीच होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसका पीएच लेवल 4 से कम होता है वह हमारे दांत को गला सकते हैं। लार उन ड्रिंक्स के साथ मिलकर उनका पीएच बढ़ा देता है। आपने सुना होगा कि चीनी दांत में सड़न पैदा करती है, लेकिन यह भी एसिड के कारण होता है। हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया चीनी खाकर एसिड पैदा करते हैं और यही एसिड हमारे दांत को गलाकर कैविटी बनाता है। लार एंजाइम का इस्तेमाल करके खाने को छोटे हिस्सों में तोड़ता है। यही एंजाइम लॉन्ड्री डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। अम्बिलिस का इस्तेमाल स्टार्च से पड़े दाग को हटाने के लिए किया जाता है। प्रोटेस प्रोटीन के दाग को हटाता है, लिपिड्स तेल और ग्रीस के दाग को हटाता है। दूसरे टाइप का लार अनस्टिम्युलेटेड लार कहलाता है। ये स्टिम्युलेटेड लार के मुकाबले ज्यादा गाढ़ा होता है और ज्यादा मुश्किल से बनता है। इसे न तो आसानी से फिल्टर किया जा सकता है और न ये आसानी से बहता है। इसके कारण अनस्टिम्युलेटेड लार के ऊपर बहुत कम स्टडीज की गई हैं। अनस्टिम्युलेटेड लार हमारे दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है। लार की कोटिंग कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ये दांत को मजबूत करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा मुंह कई तरह के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। अनस्टिम्युलेटेड लार इन बैक्टीरिया को पकड़ लेता है। जब आप लार को निगलते हैं तब ये सारे बैक्टीरिया पेट में चले जाते हैं। पेट में मौजूद एसिड इन सभी बैक्टीरिया को मार देता है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया को मारने के लिए पेट के एसिड की जरूरत होती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया लार से ही मर जाते हैं। इसलिए मुंह के अंदर लगी चोट में जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होता है। हमारे लार में हिस्टेटिन ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस नाम के केमिकल्स भी होते हैं। ये चोट को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। द लॉन्गेस्ट मी। होरेस फ्लेचर ऐसे आदमी थे जिनमें एफिशिएंसी को लेकर अजीब सा जुनून था। पूर्णविराम। वो अपनी रिसर्च सबसे पतले कागज पर टाइप करते थे और अक्सर पेज पर बेहद पतली मार्जिन छोड़ते थे। 1913 में उन्होंने कागज के दोनों तरफ टाइप करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके काम को पढ़ पाना बेहद मुश्किल था। अक्सर एक साइड की इंक दूसरी तरफ चली गई थी। फ्लेचर को उनके लिखने की एफिशिएंसी के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उन्हें उनकी दायत की एफिशिएंसी के लिए जाना जाता था। उनका मानना था कि सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें खाने को बहुत अच्छे से चबाना चाहिए। कितने अच्छे से? फ्लेचर के हिसाब से 5 ग्राम प्याज को निगलने से पहले 722 बार चबाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पागलपन है ना? लेकिन उनके समय के लोग ऐसा नहीं सोचते थे। कई प्रेसिडेंट और जनरल चबाने के इस प्रोसेस को फॉलो करते थे, जिसे फ्लेचराइजिंग के नाम से जाना जाता है। कई फेमस ऑथर आर्ट कॉनन डॉयल और हेनरी जेम्स भी फ्लेचर को फॉलो करते थे। फ्लेचर के पॉपुलर होने के पीछे एक कारण उनकी पर्सनैलिटी भी थी। वो अच्छे से बात करने वाले, वेल ड्रेस्ड और दिखने में सुंदर आदमी थे। असल में फ्लेचर की मदद उनके कैरिज्मा से ज्यादा उनके मैसेज ने की थी। उनका मानना था कि इंसान रोज जितना खाता है उससे आधा खाकर भी जिंदा रह सकता है।
फ्लेचर ने लिखा कि फ्लेचराइजिंग के जरिए यूसे हर दिन $5 लाख बचा सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 के शुरुआत में अस गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छी सेविंग थी, साथ ही ये लोगों के लिए ज्यादा हेल्दी भी मानी जाती थी। फ्लेचर ना तो डॉक्टर थे, ना साइंटिस्ट और ना ही रिसर्चर, इसलिए उनकी राइटिंग को मेडिकल कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। इसे हैंडल करने के लिए फ्लेचर ने अर्नेस्ट वन समरन नाम के एक होटल डॉक्टर से दोस्ती की। वन समरन के अप्रूवल से फ्लेचर का काम लीगल हो गया था। रसल चितंदन येल यूनिवर्सिटी में रिसर्चर थे। 1904 में उन्होंने फ्लेचर की थ्योरी की सच्चाई चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। चितंदन ने 13 जवान आर्मी ऑफिसर्स को चुना और उन्हें 6 महीने तक फ्लेचराइजिंग को फॉलो करवाया। स्टडी के रिजल्ट के हिसाब से चितंदन ने देखा कि फ्लेचराइजिंग सचमुच काफी असरदार है। ऑफिसर्स को जितनी कैलोरी रेकमेंड की गई थी उन्हें उसका बस 66% की जरूरत थी और उन्हें मिलिट्री में दिए जा रहे प्रोटीन के सिर्फ आधे क्वांटिटी की जरूरत थी। असल में फ्लेचर की बताई गई बातें काम नहीं करते। पेट बिना चबाए हुए खाने से भी पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है। सिर्फ नट्स और कच्चा मीट ही ऐसा खाना है जिसे अच्छे से चबाने से फायदा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सलाइवा यानी लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें खाने को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि खाना एंजाइम के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। लेकिन पैंक्रियास नाम का ऑर्गन भी इन एंजाइम को बनाता है। शायद अच्छे से चबाकर खाने का एक फायदा यह है कि आप इससे कम खाना खाते हैं। जब आप बहुत जल्दी कुछ खाते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलने का समय नहीं मिल पाता कि आपका पेट भर गया है, इसलिए अक्सर इंसान जरूरत से ज्यादा खा लेता है। धीरे धीरे चबाकर खाने से आपने जितना खाना खाया है उसे प्रोसेस करने का टाइम आपके ब्रेन को मिल जाता है। स्पिट गेट्स पॉलिश। इंसान के मुंह में 2 तरह का सलाइवा यानी लार बनता है, स्टिम्युलेटेड लार और अनस्टिम्युलेटेड लार। स्टिम्युलेटेड सलाइवा अनस्टिम्युलेटेड सलाइवा। स्टिम्युलेटेड लार तब बनता है जब हम कुछ खाते हैं। हम हर रोज एक 4 लीटर लार बनाते हैं, उसमें से 70% से 90% स्टिम्युलेटेड लार होता है। आमतौर पर हमें पता है कि जब हम कुछ टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं तब लार बनती है, लेकिन स्टिम्युलेटेड लार तब भी बनती है जब हम कुछ चबाते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए लार इकट्ठा करने के मेन मेथड से यह साबित हो जाता है। लोगों को एक रुई चबाने के लिए कहा जाता है। इस तरह रुई दांत से किसी और चीज को लिए बिना लार को सोख लेती है। लेकिन साइंस कहता है कि खाने की स्मेल के कारण लार नहीं बनता है। ये लंदन के किंग्स कॉलेज में रिसर्च द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया है। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को खाना दिखाए बिना उसकी स्मेल पैदा की। खाने की गंध से लार बनने में कोई खास फर्क नहीं आया था। हमारा मुंह ज्यादातर समय लार से भरा होता है। हम इसे सिर्फ तब नोटिस करते हैं जब हम कुछ खाते हैं। हमें खाने में मदद करना लार का इकलौता काम नहीं है। ये उस एसिड को भी न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करता है जो हमारे मुंह में आते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ खट्टा खाते साथ हमारा मुंह लार से भर जाता है? विनेगर, कोला, वाइन और कई ऐसे लिक्विड हैं जिनका पीएच लेवल 2 से 3 के बीच होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसका पीएच लेवल 4 से कम होता है वह हमारे दांत को गला सकते हैं। लार उन ड्रिंक्स के साथ मिलकर उनका पीएच बढ़ा देता है। आपने सुना होगा कि चीनी दांत में सड़न पैदा करती है, लेकिन यह भी एसिड के कारण होता है। हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया चीनी खाकर एसिड पैदा करते हैं और यही एसिड हमारे दांत को गलाकर कैविटी बनाता है। लार एंजाइम का इस्तेमाल करके खाने को छोटे हिस्सों में तोड़ता है। यही एंजाइम लॉन्ड्री डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। अम्बिलिस का इस्तेमाल स्टार्च से पड़े दाग को हटाने के लिए किया जाता है। प्रोटेस प्रोटीन के दाग को हटाता है, लिपिज तेल और ग्रीस के दाग को हटाता है। दूसरे टाइप का लार अनस्टिम्युलेटेड लार कहलाता है। ये स्टिम्युलेटेड लार के मुकाबले ज्यादा गाढ़ा होता है और ज्यादा मुश्किल से बनता है। इसे न तो आसानी से फिल्टर किया जा सकता है और न ही आसानी से बहता है। इसके कारण अनस्टिम्युलेटेड लार के ऊपर बहुत कम स्टडीज की गई हैं। अनस्टिम्युलेटेड लार हमारे दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है। लार की कोटिंग कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ये दांत को मजबूत करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा मुंह कई तरह के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। अनस्टिम्युलेटेड लार इन बैक्टीरिया को पकड़ लेता है। जब आप लार को निगलते हैं तब ये सारे बैक्टीरिया पेट में चले जाते हैं। पेट में मौजूद एसिड इन सभी बैक्टीरिया को मार देता है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया को मारने के लिए पेट के एसिड की जरूरत होती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया लार से ही मर जाते हैं, इसलिए मुंह के अंदर लगी चोट में जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होता है।
हमारे लार में हिस्टेटिन ओपन पैरेंथेसिस तथिंक्लोज पैरेंथेसिस नाम के केमिकल्स भी होते हैं। ये चोट को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। बिग गल्फ। बाइबल में जॉन नाम के एक आदमी की कहानी है जिसे एक मछली ने निगल लिया था। कहा जाता है कि वह मछली के पेट से जिंदा वापस आ गया था। इस कहानी ने कई हिस्टोरियंस और बायोलॉजिस्ट को एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। किस तरह की मछली ने जॉन को निगला था और क्या सच में एक जानवर के पेट में जिंदा रह पाना मुमकिन है? पहली मछली जो ऐसा कर सकती है वह है स्पर्म व्हेल। उनके दांत तो होते हैं लेकिन उसे वो बहुत कम ही खाने को चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पर्म व्हेल बड़ी मात्रा में पानी को अंदर खींचती है, उसके बाद उसमें से खाना फिल्टर हो जाता है। 1955 में एक सेलर को एक स्पर्म व्हेल के अंदर में एक पूरा बड़ा स्क्विड जानवर मिला था। वह स्क्विड 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, लेकिन 1896 में स्पर्म व्हेल के पेट में और भी इंटरेस्टिंग जीव डिस्कवर किए गए। जेम्स बाटली एक सेलर थे जो पैसे कमाने के लिए व्हेल का शिकार करते थे। 1896 में शिकार की खोज के दौरान वह जहाज से समुद्र में गिर गए। क्रू को लगा कि बाटली मर गए थे, इसलिए वो शिकार करने में ही लगे रहे। बाद में वो एक बड़ी व्हेल पकड़ने में कामयाब रहे और उन्होंने उसे जहाज में ही काटना शुरू कर दिया। उस स्पर्म व्हेल के पेट में उन्हें अपने साथी जेम्स बाटली मिले। बाटली उस व्हेल के अंदर 36 घंटे तक थे। वह बेहोश थे और उनकी चमड़ी व्हेल के डाइजेस्टिव जूस से ब्लीच होकर सफेद हो चुकी थी, लेकिन वह जिंदा थे। बदकिस्मती से बाटली की कहानी में कई खामियां थी। पहला, उनका व्हेल के डाइजेस्टिव जूस के संपर्क में आना मुमकिन नहीं था। स्पर्म व्हेल के 2 पेट होते हैं। उनमें से एक पेट ही ऐसा है जिसमें इंसान समा सकता है, लेकिन डाइजेशन दूसरे पेट में होता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि बाटली कुचल के मारे गए होते। व्हेल का पहला पेट, जिसे फोरस्टमक ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस भी कहा जाता है, वह चिड़िया के गिजत के एडवांस वर्जन जैसा होता है। गिजत एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे चिड़िया अपने खाने को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी अपनी गिजत में 500 पाउंड का फोर्स पैदा कर सकती है। 500 पाउंड फोर्स एक आदमी की उंगलियां तोड़ने के लिए काफी होता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि व्हेल का फोरस्टमक बाटली को सही सलामत रख पाता। दूसरी तरह की मछली टाइगर शार्क हो सकता है। ये मछली 4 मीटर तक लंबी हो सकती है और अपने शिकार को पूरा निगल जाती है। टाइगर शार्क के पेट में पूरा बड़ा कछुआ तक पाया गया है, लेकिन व्हेल से उल्टे टाइगर शार्क का डाइजेशन उसके फोरस्टमक से शुरू होता है, इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि एक इंसान वहां बच पाए। लेकिन कुछ लोगों की थ्योरी है कि एक जिंदा इंसान डाइजेस्ट होने से यानी पचने से बच सकता है। ये आइडिया जॉन हंट नाम के एक स्कॉटिश साइंटिस्ट द्वारा डेवलप की गई थ्योरी पर बेस्ड है। हंटर ने ऑब्जर्व किया कि एक इंसान का पेट उसके मरने के बाद गलना शुरू होता है। हमारा गैस्ट्रिक एसिड इसका कारण है। तो ऐसा क्या है जो हमारे जीते जी हमारे पेट को गलने से रोकता है? हंटर का कहना था कि जिंदा टिश्यू में एक प्रोटेक्टिव फोर्स यानी एक तरह का बचाव होता है जो उन्हें गलने से बचाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पेट सच में खुद को डाइजेस्ट करता है। पेट के टिश्यू हर 3 दिन में पूरी तरह रिजेनरेट हो जाते हैं, और क्योंकि हम मरने के बाद टिश्यू को रिजेनरेट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा पेट मरने के बाद गलता चला जाता है। तो जॉन की मछली कौन सी हो सकती है? शायद ये एक ऐसी प्रजाति है जिसे हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है, या फिर यह मॉडर्न मरीन बायोलॉजी के डेवलपमेंट से पहले ही खत्म हो गई होगी। दोनों ही मामलों में जो थ्योरी सामने रखी गई वह काफी नहीं थी। स्टफ्ड। क्या इतना खाना खा पाना मुमकिन है कि उससे इंसान की मौत हो जाए? हम में से ज्यादातर लोगों ने ज्यादा खाने के बाद ये जरूर सोचा होगा, लेकिन 1891 में एक स्वीडिश ड्राइवर ने सच में ऐसा किया था। उसका असली नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन मेडिकल लिटरेचर में उसे मिस्टर एल कहा जाता है। मिस्टर एल ने बड़ी मात्रा में ओपियम की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जब एक पड़ोसी ने उन्हें जमीन पर पड़े देखा तो वो मिस्टर एल को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने ओपियम की गोलियों को उनके शरीर से बाहर निकालने के लिए उनके पेट में पानी भर दिया था। उनका मकसद गोलियों को बाहर निकालना था, लेकिन कई लीटर पानी पंप करने के बाद भी कुछ भी बाहर नहीं आया था। डॉक्टरों को लगा जैसे मिस्टर एल का पेट लीक करने लगा था। उस समय मेडिकल प्रोफेशनल्स को यह बात नामुमकिन लग रही थी। हमारे शरीर के कई मैकेनिज्म हमें खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, जैसे कि पेट की दीवार अपने लिमिट तक खींचने के बाद ब्रेन को सिग्नल भेजती है, जिसके बाद ब्रेन आपको महसूस कराता है कि आपका पेट भर गया है।
इससे आपको डकार आ सकती है, जिससे गैस बाहर निकलता है और पेट को आराम पहुंचता है। लेकिन कई बार लोग इस लिमिट से ज्यादा भी खा लेते हैं। जैसे ही पेट और ज्यादा फैलता है तो ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट दिखाने लगता है, जैसे आपका पेट दर्द होने लगता है और उबकाई आने लगती है। अगर आप इन सिम्टम्स को भी नजरअंदाज करेंगे तो पेट खुद को खाली कर लेगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो पेट के फटने से पहले ब्रेन आपको उल्टी करवा देगा। मिस्टर एल के केस में ओपियम की वजह से उन्हें उल्टी नहीं हुई थी। इस घटना ने बहुत से रिसर्चर्स को पेट की कैपेसिटी पता लगाने के लिए मोटिवेट किया। उनमें से एक थे अलगत किएबर्ग। उन्होंने कुछ डेड बॉडी इकट्ठा की और उनमें पानी भरा। किएबर्ग ने यह डिस्कवर किया कि पेट तेजी से भरे जाने पर 3 से 4 लीटर पानी और धीरे धीरे भर जाने पर 5 से 6 लीटर पानी अपने अंदर रख सकता है। इससे ज्यादा होने पर पेट लीक करना शुरू कर देता है। ज्यादातर पेट फटने के केस मरे हुए लोगों में देखे गए हैं। दूसरे केसेस मिस्टर एल की तरह हैं, जो पावरफुल ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थे। लेकिन 1929 के मेडिकल जर्नल में ऐसे 14 केस मिले जहां लोग जगे हुए और होश में थे। भले ये जितना भी नामुमकिन हो, लेकिन उनका शरीर खुद को ही खाने लगा था। इन सभी केस में एक कॉमन जानलेवा एलिमेंट था। वह है सोडा का बाइकार्बोनेट, जो अल्का-सेल्स का मेन इंग्रेडिएंट है। अल्का-सेल्स सीने में जलन, पेट दर्द और अपच मतलब खाना न पचने को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडा का बाइकार्बोनेट पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करके पेट की तकलीफ को ठीक करता है। इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो डकार के जरिए बाहर निकलती है। कई केस में खाना पेट और मुंह के बीच के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। फिर अल्का-सेल्स से बनी गैस पेट में बढ़ती जाती है। कुछ गैस का पेट में जमा होना सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन सोडा के बाइकार्बोनेट का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल छोटे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये आपके पेट का क्या हाल कर सकता है। कि अब की इंसान के पेट में 5-6 लीटर पानी की लिमिट की बात कुछ लोगों को सही लग सकती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव ईटर्स को नहीं। तकरू कोबेयाशी का ही एग्जाम्पल लीजिए, जिन्होंने एक कंपटीशन में 9 किलो गाय का ब्रेन खाया था। इंसान का पेट जिस हद तक भरा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव ईटर्स उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। टिम जनस 2006 में दुनिया के तीसरे बेस्ट कॉम्पिटिटिव ईटर थे। उन्होंने डेविड मेट्स नाम के रिसर्चर द्वारा की गई एक स्टडी में पार्टिसिपेट किया था। मेट्स ने जनस की खुराक को जिम नाम के एक आदमी से कंपेयर किया, जिनकी लंबाई 6 फीट, वजन 200 पाउंड था और उनकी खुराक ज्यादा थी। दोनों को जितना हो सके उतना ज्यादा हॉट डॉग खाना था। जिम 7 हॉट डॉग खा पाए। उन्होंने कहा कि अगर वह एक और खाएंगे तो वह बीमार हो जाएंगे। लेकिन जिम का पेट एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले जितना था उससे ज्यादा नहीं बढ़ा था। वहीं जनस ने 36 हॉट डॉग खाए और उनका पेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेट्स को लगा उनका पेट फट जाएगा। लेकिन जनस को बिल्कुल दर्द या उबकाई नहीं आई और न ही उन्हें पेट भरा होने जैसा एहसास हुआ। ये इस ओर इशारा करता है कि कॉम्पिटिटिव ईटर्स के पेट नचली स्ट्रक्टी यानी खींचने या बढ़ने वाले होते हैं। ये एक और कॉम्पिटिटिव ईटर एरिक डेनमार्क में भी देखा गया था। एरिक कहते हैं कि वह फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाया करते थे और वहां फैमिली मील अकेले खा लिया करते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए काफी ट्रेनिंग भी करनी पड़ी। एरिक जैसे कॉम्पिटिटिव ईटर्स अपने पेट को पानी पीकर बढ़ने के लिए ट्रेन करते हैं। एरिक ने जब शुरुआत की थी तो वह सिर्फ 4-5 लीटर पानी पी पाते थे, लेकिन अब वह 9 लीटर पानी आसानी से पी लेते हैं। इससे समझ में आता है कि जनस का पेट बहुत भरा होने के बावजूद वो कंफर्टेबल कैसे महसूस कर रहे थे। शायद उन्हें अपना पेट ज्यादा भरा रखने की आदत हो गई थी। जब उनसे उल्टी करने के एहसास के बारे में पूछा गया तो एरिक के पास इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब था। कॉम्पिटिटिव ईटर्स उल्टी करते हैं, लेकिन वह इसे लगातार खाने के साथ निगलना सीख जाते हैं। पानी पीने की ट्रेनिंग के कारण उन्हें ज्यादा खाने से होने वाले दर्द की आदत हो जाती है। आई एम ऑल स्टफ्ड अप। कोलोन, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत कहते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। कोलोन हमारे शरीर का एक बोरिंग हिस्सा है जिसमें कुछ खासियत नहीं है। लेकिन JW नाम के आदमी के साथ ऐसा नहीं है। उनका कोलोन इतना ग्रेट था कि वह अब म्यूजियम में रखा गया है। JW को एक रेयर कंडीशन थी जिसे हर्शब्रन्स डिजीज कहा जाता है। असल में हुआ यह था कि उनके कोलोन के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। उसने खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बढ़ाना बंद कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि खाना उनके कोलोन में जमा होने लगा। अगर हर्शब्रन्स डिजीज का इलाज न किया जाए तो इससे कोलोन का आकार बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।
जेडब्ल्यू का कोलोन एक पॉइंट पर 28 इंच तक चौड़ा था। बहुत से लोगों की कमर 28 इंच या उससे कम होती है। जो कोलोन हर्शस्प्रंग्स डिजीज के कारण बढ़ जाता है उसे मेगा कोलोन कहा जाता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये तब तक बढ़ता है जब तक पेशेंट मर न जाए। ये बाकी सभी ऑर्गन्स को इस हद तक दबा देता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जेडब्ल्यू के मेगाकोलोन ने उनके दिल और लंग्स को इतना ज्यादा ढकेल दिया था कि इससे उनके रिबकेज यानी पसलियों की जगह बदल गई थी। मेगाकोलोन उतना भी रेयर नहीं है जितना आपको लगता है। शायद अभी तक के सबसे ज्यादा पॉपुलर रॉकस्टार एल्विस प्रेस्ली को भी मेगाकोलोन था। एक अफवाह है कि उनकी मौत टॉयलेट में हुई थी, लेकिन सबको लगा कि उनकी मौत ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी। इस बात का चांस ज्यादा है कि उनकी मौत का असली कारण कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज था। जब एल्विस की मौत हुई तो उनके खून में डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां मिली थी, लेकिन उनमें से कोई भी इतने मात्रा में नहीं था कि इंसान को मार सके। फिर भी लोगों ने एल्विस के डॉक्टर जॉर्ज निशपुलोस को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने निशपुलोस पर बिना किसी कारण के ज्यादा दवाइयां देने का इल्जाम लगाया, जबकि सच्चाई यह है कि एल्विस को मेगाकोलोन के लिए उन दवाइयों की जरूरत थी। सिर्फ उनके परिवार और निशपुलोस को उनकी कंडीशन के बारे में पता था। एल्विस ने अपने मेगा शकोलोन को छुपाने के लिए बहुत से कदम उठाए थे, जैसे वह बड़े और फ्लैशी कपड़े पहनते थे। आखिरी सालों में उनके कॉन्सर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ उनके कमर से ऊपर का क्लोज अप शॉट लेती थी। मेगाकोलोन के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होते हुए शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए पेशेंट वल्सल्व मनूव का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक को 1704 में अंतोनियो वल्सल्व नाम के फिजिशियन ने डिस्कवर किया था। वल्सल्व के अनुसार कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को गहरी सांस लेनी चाहिए, फिर उन्हें हवा को बाहर आने से रोकते हुए सांस छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे दिल और नसों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे खून का बहाव कम हो जाता है। हवा और खून का बहाव रुकने से नर्वस सिस्टम को शॉक लगता है और वो अलर्ट हो जाता है और शरीर का इमरजेंसी रिस्पॉन्स पेट में जमा गंदगी को बाहर निकालने के लिए फोर्स करता है। लेकिन वल्सल्व मनूव तकनीक में कुछ यूनिक खतरे हैं, जैसे ये दिल के इलेक्ट्रिकल रिदम या धड़कन का जो लय है, जिसे कार्डियक अरिथमी कहा जाता है, उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकता है। कई केस में ये जानलेवा हो सकता है। एक और तरीका जिससे कॉन्स्टिपेशन में जान जाती है वह है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पेट में जमा गंदगी को निकालने के लिए जो फोर्स लगता है, उससे ब्लड क्लॉट भी इधर उधर जा सकते हैं। बड़ी नसों में फंसे क्लॉट लंग्स की छोटी नसों में जा सकते हैं। ये क्लॉट लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने से मौत का कारण बन सकते हैं। कंक्लूजन, सबसे पहले आपने सीखा कि हम खाने के स्वाद को कैसे महसूस करते हैं। हम स्वाद को ज्यादातर अपनी नाक के जरिए समझते हैं, लेकिन कई बार हमारी आंख हमारे नाक और जीभ दोनों को ही धोखा दे सकती है। ये फैक्ट प्रोफेशनल वाइन टेस्टर्स के साथ स्टडी करके साबित की गई है। दूसरा, आपने उन कल्चरल फैक्टर्स के बारे में जाना जो ये तय करते हैं कि हम खाने को कैसे देखते हैं। इन्यूट लोगों के लिए जानवरों के ऑर्गन बहुत अच्छी डेलिकेसी है। जापान में ग्रास हॉपर्स या टिड्डे एक टेस्टी स्नैक हैं, लेकिन दूसरे कल्चर में ऐसे खानों को बुरा माना जाता है। लेकिन ये उस खाने जितना ही सेफ और न्यूट्रिशियस है जिसे हम रोज खाते हैं। तीसरा, आपने फ्लैश रेजिंग बारे में जाना। ये हॉरस फ्लेचर द्वारा डेवलप की गई टेक्निक थी। उनका मानना था कि खाने को अच्छे से चबाने से उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। इस थ्योरी के हिसाब से एक इंसान फ्लैश रेजिंग की मदद से अपने खाने की क्वांटिटी को कम कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ये टेक्निक साइंस के हिसाब से सही नहीं है। इसका असर सिर्फ नट्स और कच्चे मीट पर होता है। चौथा, आपने सलाइवा या लार के बारे में समझा। लार दो तरह के होते हैं, स्टिम्युलेटेड और अनस्टिम्युलेटेड। लार हमारे दांतों को बचाने के लिए हमारे खाए हुए खाने में से एसिडिटी कम करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल और चोट ठीक करने के फायदे भी होते हैं। पांचवा, आपने जौन को मछली द्वारा जिंदा निकले जाने की कहानी के बारे में जाना। कई साइंटिस्ट ने जौन की मछली की प्रजाति को खोजने की कोशिश की, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से इंसान जिंदा निगल लिए जाने के बाद बच नहीं सकता। छठा, पेट के पास खुद को फटने से रोकने के तरीके होते हैं, जैसे वह आपको दर्द महसूस करेगा, उबकाई दिलाएगा और आंखी में उल्टी तक करवा देगा। लेकिन ओपियम जैसे ड्रग्स लेने से ये सब ब्लॉक हो जाते हैं। अल्कासेल्स जैसे ड्रग्स भी आपके पेट के फटने के खतरे को बढ़ा देते हैं। सातवां, आपने एल्विस और उनके मेगा कोलोन के बारे में जाना। इससे यह बात सामने आई कि कैसे कॉन्स्टिपेशन के कारण मौत हो सकती है।
वल्सल्व मेथड का इस्तेमाल करने से दिल के रिदम में गड़बड़ी हो सकती है। इससे ब्लड क्लॉट और छोटी नसें ब्लॉक भी हो सकती हैं। खाना ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, और जब हम ध्यान देते भी हैं तो हम मुंह में आने वाले स्वाद पर फोकस करते हैं। खाने के प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा डाइजेस्टिव प्रोसेस को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हमारा पेट इतना अद्भुत है और आपको इस तरह से आश्चर्य में डाल सकता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।